हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रैंक प्लस वन में। तो आज हम लेकर आए हैं कोशिका चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर पहला और दूसरा कवर किया था और आज हम लेक्चर नंबर 3 में हम कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंग जो कि अंतःपत्रजालिका, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लावक, राजधानी, तारककाय, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी, विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगकों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम इसको शॉर्टकट में ईपी के नाम से लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में शुरू करते हैं। यानी अंतःप्रद्रव्यका जालिका ईपी, नलिका, अंतःप्रद्रव्यका नालिका तथा चपटी थैलियों का एक संजाल होता है जो पादप और जंतु दोनों में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक चपटी थैली का एक जंजाल जैसा होता है, जो यह हमारे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया जाता है, जो दोनों कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के कार्य को संपन्न करता है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ईपी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका कला से कोशिका द्रव्य में होते हुए केंद्रक कला तक विस्तृत रहता है। इसके भीतर का स्थान ल्यूमेन कहलाता है। अब आपको दोस्तों कोशिका कला या कोशिका द्रव्य के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। तो आप हमारा लेक्चर नंबर 2 देखकर लेक्चर नंबर 3 देखिए। इसके बारे में आपको पता चलेगा कि कोशिका कला या कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्रक कला भी क्या है। तो इसमें बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ईपी, जिसको हम शॉर्टकट में लिखा है, वो विस्तृत रहती है। जो उसके भीतर यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर के स्थान को हम ल्यूमा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ईपी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर के स्थान को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में ल्यूमा होगा, जिसको आपको क्लिक करके आना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो होता है राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। अब देखो दोस्तों कि राइबोसोम क्या है। तो यह भी एक कोशिका अंगक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो राइबोसोम के उपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला खुदरी अंतःप्रद्रव्यका जालिका, दूसरी चिकनी अंतःप्रद्रव्यका जालिका। अब दोस्तों इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी कि खुदरी अंतःजालिका क्या है और चिकनी अंतःप्रद्रव्यका जालिका क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला यानी कि खुदरी अंतःप्रद्रव्यका जालिका। तो ये देखिए दोस्तों, चिकनी अंतःप्रद्रव्यका जालिका पहले नंबर में है, जिसको हम कहते हैं स्मूथ सरफेस ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए दोस्तों, चिकनी अंतःप्रद्रव्यका जालिका तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का संश्लेषण करती है। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं और जो लिपिड यानी फैट वसा के रूप में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड को, उसका ये संश्लेषण करती है चिकनी अंतःप्रद्रव्यका जालिका। और यह मांसपेशियों में एक जालिका मांसपेशियां कोशिका के संकुचन में सहायक करती है तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं में स्त्री तथा पुरुष के हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या करती है कि जो हमारे मस्तिष्क में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके हार्मोन्स जो जितने भी होते हैं उनका संश्लेषण करती है। अब दूसरा नंबर है हमारा खुदरी अंतःप्रद्रव्यका जालिका।
ये क्या है? इसे कणिकामय अंतःप्रजालिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम छोटे छोटे चिपके रहते हैं, इसलिए इसको खुदरी अंतःप्रजालिका कहा गया है। यह कोशिका झिल्ली तथा प्रोटीन का संश्लेषण करती है। यह जो है खुदरी अंतःप्रजालिका जालिका जो है वो कोशिका झिल्ली तथा प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटीन का संश्लेषण तो राइबोसोम करता है, परंतु जो राइबोसोम होता है वह अंतःप्रजालिका में चिपका हुआ तो होता है एक साइड। तो उसी की उपस्थिति के आधार पर हमने अंतःप्रजालिका को दो भागों में बांट दिया। जिस भाग में राइबोसोम चिपका होता है उसे खुदरी नाम दे दिया, और जिस भाग में नहीं चिपका होता है उसको हमने अंतःप्रजालिका यानी चिकनी नाम दे दिया। तो हमने चिकनी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं खुदरी के बारे में, यानी कि रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जो इसलिए इसमें कहा गया है कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो बेसिकली ये तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है, राइबोसोम करता है, परंतु राइबोसोम इसमें चिपका रहता है। इस कारण से इसको हमने कह दिया कि ये भी प्रोटीन संश्लेषण करने में सक्षम होती है। तो WBC तथा ल्यूकोसाइट में यह जलिका प्रतिरक्षियों का भी निर्माण करती है। जो WBC होता है उसमें ल्यूकोसाइट तथा जालिका प्रतिरक्षियों का भी निर्माण करने में सहायक करती है। तो हमने अंतःप्रजालिका के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारा आता है अगला कोशिकांग, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ, लाइसोसोम। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लाइसोसोम के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो लाइसोसोम एंजाइम की गोलाकार थैलियाँ हैं जो झिल्ली युक्त होती हैं। यानी कि लाइसोसोम, देखिए दोस्तों क्या है कि लाइसोसोम एक एंजाइम की गोलाकार थैली है जो झिल्ली युक्त होती है, यानी कि इसके जो आवरण में एक झिल्ली बनी होती है। तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम अम्लीय होते हैं जो कोशिकीय बृहदाणुओं का पाचन करने में सक्षम होते हैं। यानी जो लाइसोसोम होता है उसका जो एंजाइम होता है वो अम्लीय होता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि लाइसोसोम जिस एंजाइम से बना होता है वो किस प्रकार का होता है। वो अम्लीय प्रकृति का होता है जो कोशिकीय बृहदाणुओं का पाचन करता है। जितने भी कोशिका के बृहद अणु हैं उनका ये अवशोषण कर लेता है, यानी कि डायग्नोसिस कर लेता है, पाचन कर लेता है। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका झिल्ली इसके आंतरिक भागों को अम्लीय बनाए रखती है। जो लाइसोसोम की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके आंतरिक भागों को ये क्या करने में सक्षम होती है? अम्लीय बनाए रखने में सक्षम होती है, तथा पाचन एंजाइम को शेष कोशिका से पृथक करने में सहायक होती है। जितने भी पाचन एंजाइम होते हैं उनको शेष कोशिका से अलग करने का काम करती है। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें उपस्थित एंजाइम, यानी कि जो लाइसोसोम होता है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहला एंजाइम, इसमें देखो चमकता हुआ स्टार है, तो ये देखिए चमकते हुए स्टार में प्रोटोएज और राइबोन्यूक्लियज, डीऑक्सीराइबोज, न्यूक्लियस और फास्फोट, यानी कि ये 5 एंजाइम इसमें लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं। अब हम अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पहला कोशिकांग यानी कि अंतःप्रजालिका जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं, लाइसोसोम भी हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। हमारा अगला कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जी उपकरण। इसको हमने इंग्लिश में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और इसका एक नाम और भी है जिसको हम गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं। गोल्जी उपकरण को हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। दरअसल क्या है कि उनका नाम गोल्जी था, तो उसने अपने नाम के आधार पर ही इसको, उन्होंने ही खोजा इसको 1898, तो अपने नाम के आधार पर इसको गोल्जी उपकरण के नाम से धर दिया। इनका नाम रख दिया गोल्जी उपकरण। इस कोशिकांग का गोल्जी काय नामक वैज्ञानिक ने। और ये जो वैज्ञानिक थे ये इटली के थे। और यह विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण और उनके संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह जो
विभिन्न कोशिका पदार्थ के विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है कि किसी चीज़ का उनका दोबारा से निर्माण करना, यानी कि उनको सुधारना। तो यह जितने भी कोशिकांग में पदार्थ होते हैं उनका दोबारा से संश्लेषण, यानी कि उनका जो विनिर्माण करती है, यानी कि उनका दोबारा से जितना भी वो हो सकता है उनका कई बार निर्माण करती है। तो उनके संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी जो उनका जो जितने भी संग्रहण होता है और जो परिवहन होता है, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उनमें जो जितने भी विभिन्न कार्य होते हैं उसके लिए यह सक्षम होती है। इस कारण से ये इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। क्योंकि यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं को ही क्यों कहा गया है, क्योंकि यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका का ही विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा कोशिकांग है जो विनिर्माण का कार्य करता है, तो गोल्जी बॉडी हो जाएगा, यानी गोल्जी उपकरण हो जाएगा। यह भी पूछ सकता है कि परिवहन केंद्र क्या कहलाता है, तो इसका भी गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो पूछ रहा है कि गोल्जी काय में अर्धवृत्ताकार एवं थैली सदृश संरचनाएं होती हैं जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। तो गोल्जी उपकरण में अर्धवृत्ताकार एवं थैली सदृश कुछ संरचनाएं होती हैं जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया होगा, तो जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। तो इन जो अर्धवृत्ताकार और थैली जैसी संरचनाएं दिखती हैं जो आपको ये डायग्राम में, तो इन्हीं को हम सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी की हेडलाइन इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको हेडलाइन को अच्छी तरह से कवर करना होगा और अपने नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गोल्जी बॉडी जो होती है उसको पादप कोशिकाओं में एक और नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है, तो डिक्टियोसोम, यानी कि पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है गोल्जी बॉडी को। और अगला फैक्ट है हमारा कि लाइसोसोम एवं पोरी पैरोक्सोन के निर्माण में सहायक होती है। तो यह लाइसोसोम क्या है, तो यह एक प्रकार का कोशिकांग है जो हम अगले डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइसोसोम एवं पैरोक्सीसोम के निर्माण में भी यह सहायक होती है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पैरोक्सीसोम या लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सक्षम होता है, यानी कौन सा इसका निर्माण कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। अब हम बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। तो लावक जो बेसिकली यह हमारे हमारे यानी कि यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो लगभग 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी कि 2 झिल्ली होती हैं इसमें, और उसमें 2 झिल्लियों से बना एक कोशिकांग होता है जो पादप तथा शैवालों की कोशिकाओं में पाया जाता है। मैंने देखो आपको बताया था कि यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिकाओं के अलावा यह शैवालों की कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है लवक। इसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लवक भोजन के निर्माण तथा उसके संग्रहण हेतु उत्तरदायी है। पादप कोशिकाओं में यह भोजनों का निर्माण करता है, जितने भी पादप होते हैं, और उनका जो अवशोषण करने में भी यह सक्षम होता है, यानी उत्तरदायी होता है। लवक में पिरहा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, लवकी हो गया है, इसका लवक है। तो लवक में पिरहा विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो कोशिका में रंग प्रदान करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वर्णक क्या होते हैं। वर्णक कोशिकाओं में उपस्थित ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका में तरल को एक मतलब रंग प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारे रक्त में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, वह हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उसी प्रकार से पौधों में यानी पादप कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है जो उनको हरा रंग प्रदान करता है। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा लवक जिसमें पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है वह लवक है। अब इसमें लवक में एक पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है जिसको हम इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। तो ऐसा वर्णक पाया जाता है जो हरित लवक कहलाता है। तो ऐसे लवक
जिनमें पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाए तो वह हरित लवक कहलाते हैं, क्योंकि उनका रंग जो होता है पर्णहरित के कारण ही हरा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक के बारे में हमने अभी पढ़ लिया कि ऐसा लवक जिसमें पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाए तो वह हरित लवक कहलाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अवर्णी लवक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट ये वर्णक विहीन होते हैं, यानी कि ऐसा लवक है ये अवर्णी लवक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। तो यह रंगहीन होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता, यानी वर्णक नहीं होगा तो रंग बेसिकली है कि रंग उपस्थित ही नहीं होगा, वर्णक के कारण ही रंग उपस्थित होता है। तथा लवक होते हैं जो पौधों के अधिकांश प्रकाश संश्लेषण न करने वाले भागों जैसे जड़ एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के कारण होता है, जो हरित लवक में पाया जाता है, उसी से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। और जो अवर्णी लवक होता है यह ऐसा मतलब लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है तो ये कहाँ पाया जाएगा, बेसिकली यह पौधों के ऐसे भागों में पाया जाएगा जहाँ प्रकाश संश्लेषण ना हो, जैसे कि तना और जड़ों में पाया जाता है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण होने की संभावना नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं वर्णी लवक के बारे में, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो यह एक ऐसा लवक होता है जो पुष्पीय पादपों की पुरानी पत्तियों तथा फलों में पाया जाता है। ये कैरोटीन युक्त वर्णक होता है जो पत्तियों व फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। तो लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 2 लवक ऐसे हैं जिनमें वर्णक पाया जाता है। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित नामक। और वर्णी लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कैरोटीन नामक, जो फूलों और पुरानी पत्तियों को रंग प्रदान करता है। और जो हरित लवक होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम होता है। और अवर्णी लवक होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णक उपस्थित नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि लवक का वह प्रकार जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णक उपस्थित ना हो वह कौन सा है, तो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। तो अब हम पढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगला कोशिकांग हमारा कौन सा है, रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाएं देखिए दोस्तों, यह रिक्तिकाएं कोशिका में पोषक पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ का भंडार केंद्र होती हैं, यानी कि रिक्तिकाएं, इनको हम एक नाम से और भी जानते हैं, रसधानी। रसधानी रिक्तिकाएं दोनों एक ही हैं, दोनों को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। तो चलिए दोस्तों अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो रिक्तिकाएं यानी कि रिक्तिकाएं किन्हें कहते हैं, तो रिक्तिकाएं जो है वो कोशिका में पोषक पदार्थ, जितने भी हम पोषक पदार्थ का ग्रहण करते हैं और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका भंडार करके केंद्रित कर लेती है। यह पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि यह पादप कोशिकाओं में भी पाए होगा और जंतु कोशिकाओं दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। परंतु पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती हैं उनकी संख्या जो है कम होती है, जबकि आकार जो है बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको बताता हूँ कि जो रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स होती हैं वो पादप कोशिकाओं में जो संख्या के आधार पर देखें तो कम होती है, परंतु जो उनका आकार होगा वो बेसिकली बहुत बड़ा होगा। और जो जंतु कोशिकाओं में होगी उनकी संख्या तो बहुत अधिक होगी और आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो आपको पता चल गया कि यदि कोशिकाएं यानी कि रिक्तिकाएं कम हैं तो ज़्यादा फैलाव करेंगी, उनका आकार बड़ा होगा। तो ये बड़े जो आकार की होती हैं किस कोशिकाओं में पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में। और जंतु कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं परंतु बहुत संख्या में पाई जाती हैं, इसलिए इनका आकार छोटा होता है। रिक्तिकाओं की संरचना सरल होती है, इन पर टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली का आवरण होता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि यानी कि जो रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स होती हैं रसधानी, वो उनकी जो संरचना होती है वो तो सरल होती है, सिंपल होती है, परंतु टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली का आवरण इनके ऊपर होता है। इसके अंदर रिक्तिका रस भरा रहता है।
जो रिक्तिकाओं के अंदर एक रस भरा रहता है उसको हम कहते हैं रिक्तिका तरल। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चाएं करेंगे। तो अगला कोशिकांग है हमारा तारककाय, जिसको हम सेंट्रोसोम के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो यह तारककाय एक बेलनाकार कोशिकांग है जो दो परस्पर लंबवत तारक केंद्रकों से निर्मित होता है। प्रत्येक तारक के ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है, यानी कि जो जितने भी प्रत्येक तारक केंद्र होते हैं वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारक का जो है कौन सी प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तारक काय का मुख्य कार्य सूक्ष्म नलिकाओं अर्थात माइक्रोट्यूबुल्स को संगठित करना है, जो कोशिकीय कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करते हैं। यानी जो तारक काय होता है वो सूक्ष्म नलिकाएं, जितनी भी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं अर्थात उन छोटी नलिकाओं को क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुलस। माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत छोटा सा, ये एक मात्रक होता है। तो फिजिक्स में मैंने आपको बता रखा कि माइक्रो क्या है। तो 10⁻⁻⁶ को माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटी ट्यूबुलस को संगठित करता है। ट्यूबुलस नलिकाएं को संगठित करना है जो कोशिकीय कंकाल को, जो जितने भी कोश के यानी कंकाल होता है उनकी संरचना को स्थिर बनाता रहता है। उनकी जो स्थिति यानी उनका जो शेप है उनको एक निश्चित संरचना प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो अगला कोशिकांग हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन से बने बायोप्लास्ट तथा कार्ल डैंस ने नामक माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, तो अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट तथा कार्ल बैंड ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो हम ये वाला जो हमारा फैक्ट है हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 में की थी। अब हम पढ़ते हैं पहली लाइन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो रिचर्ड आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 1890 में की थी। अब हम पढ़ते हैं अगली लाइन। तो अगली लाइन अब हमारे समझ में आएगी कि अगली लाइन में क्या कहा गया है। तो अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। सबसे पहले जब इन्होंने खोजा यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तो अल्टमैन ने इसे पहले बायोप्लास्ट नाम दिया, फिर अगले वैज्ञानिक आए कार्ल बैंड, इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। परंतु खोज तो उन्होंने सबसे पहले रिचर्ड अल्टमैन ने ही की थी, तो इसलिए खोज के लिए इनको नाम ही दिया गया अल्टमैन। नाम चाहे जो कुछ पहले धरा दे परंतु खोजा इन्होंने ही, अल्टमैन ने ही, इस कारण से इसे इनका ही नाम आया कि इन्होंने खोज की थी। परंतु असली नाम यानी कि उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनल नाम है उस वह नाम किसने दिया था, कार्ल बैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और क्वेश्चन में पूछा था कि खोजा किसने था, तो खोजा था अल्टमैन ने। और अल्टमैन ने कब खोजा था, 1890 में खोजा था। जब खोजा था तो इसका नाम क्या दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। फिर एक वैज्ञानिक है कार्ल बैंड, इसने इसी कोशिका यानी इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ, यानी अगला फैक्ट है। तो यह कोशिकांग मुख्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। यानी कि यह जो ऐसा कोशिकांग है जो उपस्थित होता है कोशिकांग में उपस्थित होता है, जो यह पाचन के रूप में कार्य करता है, यानी कि डायग्नोस्टिक सिस्टम का कार्य करता है। यह पोषक पदार्थों का विघटन करता है। जितने भी पोषक पदार्थ यानी हम खाते हैं तो उनका ये तोड़ता है, उनको अपघटित करके इनका डिकम्पोज करता है और फिर उन्हें कोशिका के लिए ऊर्जा अणुओं का निर्माण करता है। यानी कि पहले जितने भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, तो उनका ये डिकम्पोजिंग करता है, यानी कि उनका अपघटन करता है, फिर उनको ऊर्जा में मुक्त करता है। इसलिए इसको हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो देखिए
अगला फैक्ट है कोशिकीय श्वसन में से संबंधित अनेक जैविक रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जितने भी श्वसन से संबंधित कोशिकीय श्वसन क्या है, तो जब हम श्वसन करते हैं तो जितनी भी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती हैं वह हमारी कोशिकीय श्वसन में संपन्न होती हैं। तो ये अनेक जैविक रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती हैं। इसे कोशिका का बिजली घर कहा गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी है, मैंने इसको पहले भी आपको बताया था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी पोषक तत्व होते हैं इनका ये अपघटित करता है, और अपघटित करता है तो ये जितने भी अपघटित करेगा तो ऊर्जा मुक्त करेगा। ऊर्जा ये एटीपी के रूप में मुक्त करके सभी कोशिकाओं को देता है, जिससे हमें एनर्जी आती है। इस कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। राइबोसोम हमारा, यह थोड़ा राइबोसोम जो कोशिकांग है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा लिखा हूँ, उसके बारे में आपको थोड़ा समझाऊंगा ज़्यादा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम की बारे में चर्चा करेंगे कि राइबोसोम क्या है। तो दोस्तों राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण होते हैं। यानी कि राइबोसोम जो होते हैं वो किसी भी कोई भी प्रकार की झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं। वो छोटे छोटे कण होते हैं इस प्रकार के, ऐसे जो कोशिकांग यानी कोशिका द्रव में भरे होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी। तो जितने भी मतलब कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ राइबोसोम ही ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में उपस्थित होता है। तो जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और इसी कारण से ही हम खुदरी अंतर्द्रव्यजालिका को भी प्रोटीन संश्लेषण के काम में माना गया था। क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो हमने पहला कोशिकांग था उसके बारे में हम चर्चा की थी, तो ये दो पार्ट में विभाजित थे। एक थे जिनमें राइबोसोम नहीं चिपका हुआ था, वो थे चिकनी यानी स्मूथ, और जिनमें चिपका हुआ था वो थे रफ यानी खुदरी। तो खुदरी में जो थे वो उसमें ही राइबोसोम चिपके रहते हैं, यानी कि अंतर्द्रव्यजालिका में राइबोसोम चिपके रहते हैं। इस कारण से उसको भी हम प्रोटीन संश्लेषण के काम में माना गया था। लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं वह राइबोसोम ही करते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो उप इकाइयों से बने होते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उप इकाइयाँ क्या होती हैं। तो आकार व अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 80S के पाए जाते हैं। ये S का मतलब क्या है? ये S का मतलब होता है स्वेड वर्ग इकाई होता है। तो ये जो होते हैं ये दो उप इकाइयों से बने होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो 50 और 30 उप इकाइयों से निर्मित होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है, जो दो उप इकाइयों में ये भी बटा होता है। तो उसकी जो छोटी उप इकाई होती है वो 40S की होती है, जो बड़ी उप इकाई होती है वो 60S की होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। तो आपको जितने भी कोशिकांग मैंने पढ़ाए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब है हमारा लास्ट कोशिकांग जिसका नाम है माइक्रो। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोबॉडी जो है, माइक्रोबॉडी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइटोसोम, एक गोलाकार सूक्ष्म संरचना है जिसका व्यास 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। यह कोशिका द्रव में उपस्थित होता है और इस पर एकल फास्फोलिपिड की झिल्ली का आवरण होता है। तो जो ये इस प्रकार का होगा, जो इसमें एक झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली जो फास्फोलिपिड नामक झिल्ली का आवरण होता है। तो जो माइक्रोबॉडी होती है कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। तो माइक्रोबॉडी के अंदर परऑक्सीसोम, ग्लाइकोऑक्सीसोम तथा ग्लाइकोसोम तथा हाइड्रोनोसोम भी सम्मिलित किए गए हैं। माइक्रोबॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों माइक्रोबॉडी में विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो आप जितने भी मैंने आपको कोशिकांग बताए उनके नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि रिवीजन बार बार होता है। इससे क्वेश्चन थ्योरी पूरी याद रहती है और क्वेश्चन में सहायक मदद करते हैं।
तो ये हमारा लास्ट कोशिकांग है माइक्रोबॉडी। इसके बारे में आपको मैंने बताया है, तो इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि माइक्रोबॉडी यानी साइटोसोम क्या है। जितना भी बता दिया आप, हमारे जितना भी सुना आपने उसको आप नोट्स में लिख दिए। तो अब हम बढ़ते हैं कि माइक्रोबॉडी में विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कोशिका के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो जो माइक्रोबॉडी यानी साइटोसोम होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो जैव रसायन जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं जो हमारे कोशिका में होती हैं, इनमें ये भाग लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पोरीक्सीसोम नामक माइक्रोबॉडी बृहद अणुओं को विघटित करने में तथा हानिकारक पदार्थों को निराविद करने में सहायक होती है। जो परोक्सी नामक माइक्रोबॉडी होती है, वह जितने भी बड़े मतलब अणु होते हैं उनको अपघटित करती है, यानी उनको तोड़ती है और हानिकारक पदार्थों को डिस्टॉर्फाई करती है, यानी कि उनका विरावित करती है। तो चलिए, अब हमने बहुत 9 यानी कि बहुत विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि अंतःद्रव्य जालिका के बारे में हमने चर्चा की, और लाइसोसोम के बारे में चर्चा की, गोल्जी बॉडी के बारे में, लवक के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, रेक्टिकाएँ के बारे में, तरक्काएँ के बारे में, राइबोसोम के बारे में, माइक्रोबॉडी के बारे में। हमने निम्नलिखित जितने भी कोशिकांग होते हैं इस कोशिका द्रव में, सभी के बारे में एक एक करके अच्छे तरीके से चर्चा की है। और अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा। जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी चैप्टर है, जो कि जितने भी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जितने भी स्टेट एग्जाम है, उनसे 1-2 क्वेश्चन सेल से या सेल यानी सेल डिवीजन से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अब हमारा अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जल्द ही हमारा आएगा अगला टॉपिक, सेल साइकिल सेल डिवीजन। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।